Am I audible as well as visible? A very good afternoon to all of you all. I think everything is perfect. Gaurav का message आ गया है. Okay, so if everything is perfect, let us begin with the topic immediately. I hope आप सब लोगों ने आपका होमवर्क किया है. कल मैंने आपको एक टॉपिक दिया था लिखने के लिए and that was relating to privity of contract. बाप रे बाप, कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं. वाओ, कितना मस्त लिखा है. So please send me all the homework that you all have done. Privity of contract क्या होता है और उसके exceptions क्या होते हैं, क्या आप लोग प्लीज मुझे इसी ग्रुप में भेज सकते हो? Is the media on? Yes, the media is on. हाँ, आने लग गए मेरे को मैसेजेस. गौरव, पूजा, नंदिनी, गुड, वैष्णवी, नाइस, वेरी नाइस. ये दोनों गौरव एक है या अलग अलग है? मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया. नाइस निशांत, थोड़ी सी हैंडराइटिंग इंप्रूव करने की जरूरत है आपको. गुड सृष्टि, वेरी गुड. मसीरा, नाइस. गायत्री, वेरी गुड. Very neat, clean and systematically written, गायत्री. बट गायत्री, थोड़े से आपने ये जो 7 पॉइंट्स लिखे हैं ना, मैं चाहती हूँ आप इनको एक एक सेंटेंस में एक्सप्लेन भी कर दीजिए, ठीक है? बाकी आपके सातों के सातों पॉइंट्स करेक्ट है, बट प्लीज गिव अ लिटिल एक्सप्लेनेशन. सिर्फ एक एक सेंटेंस भी आपने लिख दिया तो भी चलेगा, है ना? विश्वास, थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ेगा. हैंडराइटिंग थोड़ी सी इंप्रूव करने की जरूरत है ना? गुड मुस्कान, नाइस. गुड नमिता. मयंक, नाइस. स्नेहल, वेरी गुड, वेरी नाइसली प्रेजेंटेटेड. गुड हैंडराइटिंग ऑल्सो, नीट, क्लीन, नो स्क्रिबलिंग, वेरी गुड स्नेहल. नाइस मयंक. ये कौन है? काजल. ओके काजल, आपका भी काफी अच्छा है प्रेजेंटेशन. निमिता, वेंकट, ओके. और कहां पे है बाकी सारे बच्चे? Where are the rest of the students? Okay. Bhumi, nice. Nice, Bhumi. रेवती, गुड. यश, अच्छा लिखा है आपने, बट आप ऐसे why you are writing between the two lines? यश, is this your habit और आपने ऐसे ही लिखा है जानबूझ के? आप लाइन को टच करके लिखा करो ना यश. लैंसी, नाइस. बट थोड़ा सा लैंसी, आपका इमेज क्लियर नहीं है. आई एम नॉट श्योर अबाउट योर हैंड राइटिंग बिकॉज बहुत दूर से शायद आपने ये इमेज लिखा भेजा है मुझे. अमन, गुड, नाइस. रोहन, डिम्पल, रोहन, बट मेरे को आपका एक ही इमेज मिला, बाकी नहीं मिला. रोहन, गुड. खुशी, नाइस वर्क. हिमांशु. श्रुति, श्रुति आप भी ये सारे एक्सेप्शंस जो है उसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया, आपने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं. एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है ना. वेरी गुड वर्क वैष्णवी. पुलकित, गुड. पुलकित, आपकी नोटबुक नहीं है क्या? आपने इंडिविजुअल शीट ऑफ पेपर पे क्यों लिखा है? प्लीज मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ. नाइस. जितेश एंड शिवानी. साइली, नाइस. भूमिका, गुड. सेजल, वेरी नाइस. कार्तिकी, गुड. प्रणाली, नाइस, वेरी नाइस. वेरी नाइसली रिटन वैष्णवी. पवन, आप भी इफ पॉसिबल डोंट राइट बिटवीन द टू लाइन्स ना, अगर पॉसिबल होता है तो.
वर्षा, यश, अदिति, वाओ, अदिति ने कितने मस्त लिखा है। देखो जी ना, कलरफुल स्केच पेन्स यूज किया अदिति ने, कितना मस्त है ना, अट्रैक्टिव दिख रहा है। मानव, निराली, ओके, आकांक्षा, निराली, अलीशा, अनमोल, आपने बहुत फास्ट 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 लिखा है क्या? ऐसे मुझे लग रहा है आपकी हैंडराइटिंग से। आपने कुछ टाइम लिमिट दिया था अपने आंसर को लिखते समय, या आपकी हैंडराइटिंग ही ऐसी है? गुड वर्क नीलम, निसीर नाइस, ऋतुजा वेरी गुड। चलो, सो यस, सो आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल। लगता है आप लोगों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा चिल्ला के और डरा के ही रखना पड़ेगा आप लोगों को, तो ही आप लोग सिंसियर रहेंगे अपनी तरफ। परसों के दिन मैंने प्यार से बोला था होमवर्क करो, किसी ने नहीं किया। कल चिल्लाया और डांटा तो आप सब लोगों ने होमवर्क किया। ऐसे नहीं होना चाहिए ना बच्चा। आपको खुद समझना चाहिए कि पढ़ाई आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो ये बात अंदर से आनी चाहिए। चाहे मैं चिल्लाऊं नहीं चिल्लाऊं, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपको अंदर से बोलना चाहिए कि मैं होमवर्क करके ही सोऊंगा। आई डोंट वॉन्ट टू कीप इट पेंडिंग इवन फॉर द नेक्स्ट डे। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, है ना? नींद नहीं आनी चाहिए अगर होमवर्क नहीं किया तो, सपने में भी वही आना चाहिए। बार बार वो चीज याद आनी चाहिए कि मैं खुद की तरफ सिंसियर नहीं हूं, तो लोग कैसे मेरी तरफ सिंसियरिटी बताएंगे, है ना? किसका मैंने मिस कर दिया? आई एम सो सॉरी। कशिश, आई एम सॉरी आई मिस्ड योर आंसर। कशिश, हो सके ना तो थोड़ी सी हैंडराइटिंग प्लीज इंप्रूव करने की कोशिश करो ना। और निशांत, आप भी, शायद निशांत को मैंने कल भी कहा था, कैसे ना, ये सब्जेक्ट मेरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और ऊपर से इट इज सब्जेक्टिव ऑल्सो, तो हैंडराइटिंग मेक्स अ बिग डिफरेंस। मेरा भी पढ़ो। जितेश का पढ़ा ना मैंने? जितेश, आपका आंसर पढ़ा मैंने बेटा आपका। आपका भी मिस कर दिया है क्या मैंने? रिकी, ओके गुड रिकी, गुड। चलो, नाइस कोमल, गुड 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 कोमल अग्रवाल। ठीक है, चलो, आई एम सो प्राउड ऑफ एवरी वन ऑफ यू ऑल हु हैज रिटन द आंसर, एंड आई एम क्वाइट श्योर ऑल दिस विल पे ऑफ। जब रिजल्ट का दिन आएगा, आई एम 100% श्योर इट इज गोइंग टू पे ऑफ, एंड दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन। फिर जब वो माइनॉरिटी का रिजल्ट आता है ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों माइनॉरिटी पास हुआ है और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। क्योंकि ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपने आप की तरफ अगर सिंसियर नहीं हो सकते, तो ऑब्वियस सी बात है, हाउ कैन एनीवन एल्स बी सिंसियर टुवर्ड्स देम? So I'm really happy for every student who has actually done the homework and sent me all your screenshots. मैंने सारे, ऑलमोस्ट सारे फोटोज देखे हैं होमवर्क के जो आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, और जिन जिन के मैंने इनपुट्स दिए मैंने ऑलरेडी बताया है। पहली बात तो जिन्होंने सिर्फ हेडिंग्स दिए थे उनके लिए मैंने आपको बताया है कि आपको एक सेंटेंस में उसका एक्सप्लेनेशन देना भी जरूरी है। कुछ कुछ बच्चों के लिए मुझे लगा कि हैंडराइटिंग जो है वो इंप्रूव करने की जरूरत थी, तो उन लोगों के लिए भी मैंने आपको वही इनपुट्स दिए थे, बिकॉज having a good presentation makes a huge difference especially in the subject of law. हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आपकी एकदम मोती जैसे अक्षर हो, बट यस, रीजनेबली गुड आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, ओके? और जिन बच्चों का से कुछ 8-10 बच्चों का होमवर्क देखना रह गया होगा या नाम पुकारना रह गया होगा, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आप सब लोगों के मैंने आंसर्स देखे हैं, ठीक है? रो मत बेटा। जितेश, आपने प्रिया के साथ ऐसा क्यों किया? आपने क्यों उसके होमवर्क का फोटो भेजा है? वेरी बैड जितेश। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये।
अभी तो ठीक है, बट जितेश मैं आपको बताना चाहती हूं कल जाके इफ यू आर कॉट इन द एग्जामिनेशन, ओके, यूजिंग अनफेयर मीन्स you will be rusticated from giving the examination for 5 attempts. So don't let this happen in the examination. हाँ, अभी आपने मस्ती की होगी, टाइम पास के लिए ये किया होगा, that is one thing, but this shouldn't happen in the examination. You cannot cheat. Cheating करना अच्छा है या बुरा है? बहुत बुरा है ना? Bad, very bad, जितेश. ऐसा नहीं करना चाहिए आपको. खुद होके होमवर्क करना चाहिए, है ना जियाना? आप तो हर रोज होमवर्क करते हो ना? Like a good girl? Yes. Come on. Let's start with the topic. So everyone, yesterday, ये क्यों ब्लर हो रहा है? Yesterday, we had started with unit number 3. Yesterday we had started with unit number 3 relating to essential elements of a valid contract. उसी में हमने पहले पॉइंट की शुरुआत की थी, that was relating to capacity to contract. आप लोग जानते हो any person who is a major, sound mind and not disqualified by law has the capacity to enter into a contract. इसी मेजर से रिलेटेड बातें हमने की थी कि आप मेजर कब माने जाओगे? जब आप माइनर नहीं होते हो. So till when are you a minor? Any child who has not completed 18 years of age is considered as a minor. In fact, in certain special cases, you will be considered as a minor till the time you have not completed 21 years of age. इसी माइनर से रिलेटेड हमने शायद से कल 5 पॉइंट्स किए थे, उसे मैं रिवाइज करना चाहती हूं एंड देन वी विल मूव अहेड. सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने माइनर के साथ किया है, दैट इज वॉइड एब इनिशियो. इट इज वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. इट इज वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग माय डियर फ्रेंड्स. इट इज वॉइड एब इनिशियो. बट यस, आगे ये पॉइंट कहता था कि अगर आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है जिससे माइनर को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सो ही इज अ बेनिफिशियरी टू दैट कॉन्ट्रैक्ट. Though the minor is not capacitated to enter into a contract, the Indian Contract Act cannot prevent the minor from making the other party bound on that contract. So basically, he can be a beneficiary in that contract. Suppose आपने minor के साथ contract enter किया है, तो आप जानते हो ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो है. मतलब कानून की आंखों से देखो, कानून के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं है. अगर कानून के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं है, इवन आफ्टर द माइनर बिकम्स अ मेजर, ratifying that contract will not be considered valid in the eyes of law. So ratification is also not possible in case of contracts entered into with a minor even after the minor becomes a major. फोर्थ पॉइंट हमने देखा था, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी इवन इफ ही हैज फॉल्सली मिसरिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ मेजर. बट याद रखना, कल जाके अगर माइनर को उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई बेनिफिट्स मिले हैं, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रीस्टोर द बेनिफिट्स टू द अदर पार्टी. तो कल के एग्जाम्पल में अंकल से 1000 रुपए माइनर को आए थे. Though the contract is void ab initio, even if the minor has falsely misrepresented himself, but lawmaker says किसी एक के नुकसान पे कोई और अपने आप को enrich नहीं कर सकता. So you cannot enrich yourself at the loss of somebody else. And thus, my dear friends, what will happen in this case is that the minor will have to restore this 1000 rupees that he received from the uncle.
और आखिरी पॉइंट जो मैंने किया था कल, दैट वाज पॉइंट नंबर 5 एंड दैट वाज लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज. इन केस ऑफ नेसेसरीज, नेसेसरीज मतलब फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन एज वेल एज मेडिकल एक्सपेंसेस, द माइनर इज लीगली बाउंड, ओके, टू पे द अदर पर्सन if the other person has supplied him with necessaries. But now आगे ये पॉइंट कहता है minor is not going to be personally liable. He is liable but not personally liable. Only his estate, his property will be liable to pay this amount to the other party. Now let us move ahead. 5 पॉइंट्स हुए थे, टोटल 15 पॉइंट है. Let us move to point number 6. This is a very easy point. Contract by a guardian. Okay. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किसी गार्डियन ने एंटर किया है ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर विल बी वैलिड if, my dear friends, this contract is for the benefit of the minor and this guardian is competent to enter into the contract for and on behalf of the minor. वापस से सुनो मेरी बात. पहली बात तो यहां पे क्या हो रहा है, गार्डियन इज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर. वो कब कर सकता है, जब उसके पास ये पावर है to act on behalf of the minor, and plus through this contract the minor is getting benefits. Then such contracts will be valid in the eyes of law and will be enforceable in the eyes of law. So very simple point. आइए read करते हैं point number 6. Where guardian makes a contract for minor which is within his competence and which is for the benefit of the minor, there will be a valid contract which the minor can enforce. Next, point number 7, specific performance. Actually specific performance के बारे में हम लोग डिटेल में यूनिट नंबर 5 breach of a contract and its remedies में पढ़ने वाले हैं. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, लेट मी टेल यू वन थिंग. किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा आपने कुछ करने का वादा किया है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा. यहां पे मैं सिर्फ आपको हल्की सी झलक बताना चाहती हूं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की. डिटेल में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जाएगा इन यूनिट नंबर 5. सुनो ना यहां पे क्या हुआ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में. किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा आपने कुछ वादा किया है करने के लिए, बाद में आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हो. नाउ यू आर सेइंग आई विल नॉट डू दिस, मतलब आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है. जो चीज करने का वादा किया था अब आप वो वादा पूरा नहीं कर रहे हो, मतलब आपने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है. लॉ मेकर्स कहते हैं अगर दूसरी पार्टी चाहे आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू कर सकती है. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू करना मतलब क्या, अब कोर्ट ऑफ लॉ के ऑर्डर के द्वारा यू विल बी कंपेल्ड टू डू दैट थिंग विच यू हैड प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. इसी को कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. अब आप समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आप माइनर के साथ एंटर करते हो वो तो वॉइड ab initio होता है ना. वॉइड ab initio मतलब वो इनफोर्सेबल ही नहीं है, वो भी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. अगर वो वॉइड ab initio है, ब्रीच का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती है, और अगर ब्रीच हुआ है तो ब्रीच की रेमेडीज आती है. यहां पे तो पहला कदम ही आपका खोखला है. यहां पे तो माइनर के साथ एंटर किया गया कॉन्ट्रैक्ट तो हम कॉन्ट्रैक्ट मानते ही नहीं है ना, तो उसका ब्रीच होना और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू करना, वहां तक तो बात पहुंचेगी नहीं. इसलिए ये पॉइंट नंबर 7 वही कहता है, माइनर्स अग्रीमेंट बीइंग एब्सोल्युटली वॉइड. Okay, it is void ab initio. There is no question of specific performance of such an agreement. Getting this or no, my dear friends? Yes. अब अगला point number 8, a minor cannot be declared as insolvent. अच्छा, इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट
इनसॉल्वेंट मतलब आपकी एसेट्स है कम और लायबिलिटीज हो गई है ज्यादा। इनसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है, आपकी एसेट्स हो गई है कम और आपकी लायबिलिटीज जो है वो हो गई है ज्यादा। आप समझने की कोशिश करो, अ माइनर कैन नेवर बी लायबल ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब लायबिलिटीज तो माइनर की हमेशा जीरो ही रहेगी ना। हां, हो सकता है माइनर की एसेट्स है या ना है, हो भी सकता है एसेट्स है, हो भी सकता है एसेट्स ना है, बट कोई भी केस में लायबिलिटीज तो कभी नहीं होती है ऑफ अ माइनर। और अब अगर माइनर की लायबिलिटीज ही नहीं है, ही कैन नेवर एवर बी डिक्लेयर्ड एज एन इनसॉल्वेंट पर्सन। तो ये पॉइंट नंबर 8 वही कहता है, अ माइनर कैन नेवर एवर बी डिक्लेयर्ड एज इनसॉल्वेंट एज ही इज नेवर लायबल ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट्स। हो सकता है उसके नाम पे कुछ बेनिफिट्स है, हो सकता है उसके नाम की एसेट्स है, बट लायबिलिटीज तो हमेशा जीरो ही होगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि माइनर की लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है। इट कैन ऑलवेज बी द अदर वे अराउंड कि एसेट्स ज्यादा है और लायबिलिटी जीरो है। सो देयरफॉर वी हैव कंक्लूडेड दैट अ माइनर can never ever be declared as an insolvent person. Yes, किसी ने एकदम सही से कहा है, अनमोल और भावेश, लेमन लैंग्वेज में हम कहते हैं वो इंसान बैंकक्रप्ट हो गया है। माइनर कभी बैंकक्रप्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी लायबिलिटीज जीरो होती है, शून्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9। हाँ, ये हम लोग पार्टनरशिप एक्ट में बहुत डिटेल में पढ़ने वाला है। क्या कहता है पॉइंट नंबर 9? पॉइंट नंबर 9 कहता है कि उसके लिए मेरे को आपको समझाना पड़ेगा व्हाट इज अ पार्टनरशिप। अ पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons. Okay, a partnership is a contractual relationship between 2 or more persons. आप समझने की कोशिश करो, a partnership is also a classic example of a contract. और आप जानते हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए the parties should have the capacity to enter into a contract. क्या माइनर के पास कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का पावर है? नो, अ माइनर डज नॉट हैव द पावर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ अ माइनर डज नॉट हैव द पावर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, माय डियर फ्रेंड्स, उस केस में यू कैन नॉट क्रिएट अ पार्टनरशिप विथ अ माइनर। You cannot create a partnership with a minor. Why? Because a minor does not have contractual powers. But let me tell you one thing, my dear friends. A minor can always be admitted to an existing partnership firm, but only for the benefits. तो आप पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते हो विद अ बालक, बट सपोज कोई फर्म ऑलरेडी क्रिएटेड है विद पार्टनर्स ए बी सी, तो आप बालक को एंटर करवा सकते हो इन दिस एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, बट देन ही विल ओनली गेट द बेनिफिट्स, ही विल नॉट बी लायबल इन दिस पार्टनरशिप फर्म। बहुत डिटेल में इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ओके, point number 10, a minor can act as agent, but he will not be liable to his principal for his acts. Yes, my dear friends. तो अगर आप देखोगे, सुनो ना मेरी बात, a minor can be an agent. एजेंसी में क्या होता है, अपने कंसाइनमेंट अकाउंट्स में देखा है, one person acts on behalf of somebody else. This person who is acting on behalf of somebody else is an agent, और जिसके बिहाफ पे काम किया जा रहा है उसको कहते हैं एज द प्रिंसिपल। कानून के हिसाब से एजेंट जो भी काम करता है माना जाएगा एजेंट नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल ये काम कर रहा है। क्या माना जाएगा? जैसे कि एजेंट नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल जो है वो ये काम कर रहा है। इस केस में माय डियर फ्रेंड्स, देन व्हाट विल हैपन इज, अगर ऐसा माना जाएगा जैसे कि काम एजेंट नहीं प्रिंसिपल खुद कर रहा है,
कहती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही कहती है, बट खैर एजेंसी विल बी टॉट टू यू ऑल इन सीए इंटर। मैं ही आपको सीए इंटर में एजेंसी, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज के बारे में बताने वाली हूं, बिकॉज दिस इज अ पोर्शन विच इज कवर्ड इन सीए इंटर, है ना। आप लोग जानते हो लॉ और अकाउंट्स ये दोनों ही सब्जेक्ट्स ऐसे जो तीनों भी स्टेजेस में आपको आते हैं, फाउंडेशन, इंटर एज वेल एज इन सीए फाइनल। तो कुछ चीजें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, कंपनीज एक्ट की आप यहां पे पढ़ोगे, बाकी की चीजें आप वहां पे पढ़ोगे। वहां पे मतलब कहां पे? इन सीए इंटर। तो सीए इंटर में डिटेल में मैं आपको एजेंसी के बारे में पढ़ाने वाली हूं, बट यहां पे क्योंकि रेफरेंस आया है, लेट मी टेल यू वन थिंग। कानून मानता है कि काम एजेंट नहीं बल्कि प्रिंसिपल खुद कर रहा है, तो अल्टीमेट लायबिलिटी किस पर्सन के ऊपर है? अल्टीमेट लायबिलिटी प्रिंसिपल के ऊपर है। अल्टीमेट लायबिलिटी किसके ऊपर है बच्चों? प्रिंसिपल के ऊपर है। इसलिए एक्ट कहती है प्रिंसिपल के पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। प्रिंसिपल के पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। उस केस में अगर प्रिंसिपल के पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, माय डियर फ्रेंड्स, एजेंट कैन इवन बी अ माइनर। सो इवन इफ द एजेंट इज अ माइनर विल नॉट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज कानून के हिसाब से ये काम एजेंट ने नहीं बल्कि हमारे प्रिंसिपल ने ही किया है। इसीलिए ये पॉइंट नंबर 10 कहता है अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट। ठीक है, बट देखो आगे क्या लिखा है, ही विल नॉट बी लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट्स। इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि मुझे ये मोबाइल बेचना है, ठीक है, और मैं कहती हूं आपको, आप कौन हो, एक माइनर हो, कि ये मोबाइल को आप 50,000 से 1 रुपये कम में मत बेचना। सुनो ना मेरी बात। यस मैम, मैंने पढ़ा हुआ है आपसे ये सारे टॉपिक्स इंटर के लेक्चर्स में से। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। बट कुछ कारणवश हम पूरा नहीं कर पाए। कोई बात नहीं गौरव, इट इज ओके। अभी आप फाउंडेशन अटेम्प्ट क्लियर कर लेना, फिर इंटर में मेरे पास वापस आ जाना, है ना। इतने जल्दी आपका साथ थोड़ी ना छोड़ने वाली हूं मैं, आपके साथ हूं मैं, यू डोंट वरी। ओके, सवाल ये है क्या आप मेरे साथ होगे, है ना। मैं तो आपका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। आ जाइए, सुनो ना मेरी बात। मैं क्या एग्जाम्पल दे रही थी, सपोज आई अपॉइंटेड यू एज माई एजेंट टू सेल दिस मोबाइल फोन, ओके, एंड आई टोल्ड यू 50,000 से 1 रुपए कम में भी ये मोबाइल फोन मत बेचना। यू आर अ माइनर एंड यू सोल्ड इट फॉर ओनली 20,000 रुपीज। सिर्फ 20,000 में आपने मेरा ये आईफोन बेच दिया। अब देखो, फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। अब थर्ड पार्टी को तो मुझे ये मोबाइल फोन 20,000 में बेचना ही पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू sue you for that 30,000 rupees. Why? Because you are a minor. तो यही वो पॉइंट कहता है, he will not be liable to his principal for his acts. Getting this or no, my dear friends? Yes. Thank you so much, Gaurav. Thank you. Thank you, Kashish. I will be most happy to see you all in CA Inter after few months. से जून में आपका अटेम्प्ट हो जाता है, जून जुलाई में हो जाता है, अगस्त में हम लोग मिलेंगे ना वापस से सीए इंटर के लिए। इतने जल्दी आपका साथ नहीं छोड़ने वाली हूं, डोंट वरी। और अगर तब लाइव क्लासेस शुरू होगी तो हम लोग पुणे में मिलेंगे, कितनी मजा आएगी यार पुणे में, आपको पता नहीं है। थैंक यू गौरव रहेजा, थैंक यू साइली, अब्दुल, किरण एंड प्रियल, है ना। ओके चलो 10 पॉइंट्स देखते हैं हम लोग, ये 10 के 10 पॉइंट्स हम लोग रिवाइज करते हैं। आ जाइए। विश्वास कह रहा है क्लासिक एग्जाम्पल, टप्पू ने एक बार भिड़े की स्कूटर बेच दी थी। ऐसा हुआ था क्या? अच्छा ओके
Yes, even I am waiting for the face-to-face classes to begin, Kashish. Let's hope for the best कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए. अब 1 तारीख से 18 प्लस के लोग भी जो है they are eligible to take the vaccination. तो जितने जल्दी वैक्सीनेशन होगी सीरियसनेस कोविड का कम हो जाएगा, बिकॉज नाउ जो हालात है आप लोग जानते हो देश में वो बहुत ही ज्यादा खराब है. अच्छा रिकी, आपने क्या किया? जियाना के लिए बर्थडे सॉन्ग तैयार किया है, कल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ना, तब रिकी यू कैन सेंड मी द ऑडियो क्लिप. ओके, आप तब गा सकते हो फिर उसके लिए, है ना? इफ यू विश टू यू कैन सेंड मी द वीडियो ऑल्सो. हाँ ना बेटा, मैं भी तरस गई हूँ फेस टू फेस क्लासेस शुरू करने के लिए. फेब में शुरू हुई और 1 हफ्ते में ही बंद हो गया क्लासेस. क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते. नो, आई स्टिल हैव टू टेक द वैक्सीनेशन ना. आई कैन टेक इट ओनली आफ्टर 1st. चलो आ जाइए, कम ऑन. 10 पॉइंट्स रिवाइज करते हैं. चलो सारे 10 के 10 पॉइंट्स रिवाइज करते हैं. सबसे पहली बात, जब कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ देखो मैं उस फेस टू फेस दुनिया में चली गई. हो जाता है ऐसे कभी कभी. और कुछ गौरव? हर जगह पे सौदा करना जरूरी है गौरव. सुनो ना, सबसे पहली बात तो जब कभी भी आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो वो वर्ड ab इनिशियो होता है, बट अगर माइनर बेनिफिशियरी है देन दैट इज अलाउड. नो रैटिफिकेशन इज अलाउड इवन इफ द माइनर बिकम्स अ मेजर. माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी even if he had fraudulently misrepresented himself as a major. अगर किसी पर्सन ने माइनर की नेसेसरीज पे खर्चा किया है, दिस अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द माइनर बट नॉट पर्सनली फ्रॉम हिज एस्टेट. माइनर जो है उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आप केस फाइल नहीं कर सकते. A minor can never ever be declared as insolvent because he is never liable on any contract. You cannot create a partnership with a minor, but a minor can always be admitted as a beneficiary in a partnership firm. Minor can be appointed as an agent, but he will not be answerable to his principal if he exceeds his power. अब last 5 points relating to a minor. Point number 11. A minor cannot bind his parents or his guardian. Yes, my dear friends. An infant is not capable of binding his parents or the guardians even for his necessities. Okay. The parents will be liable only when the child is acting as an agent for his parents. Otherwise, my dear friends, a minor is a different person in the eyes of law and parents are different persons in the eyes of law. So a minor cannot bind his parents. आप समझने की कोशिश करो, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं that is the legal aspect. Legal aspect. मॉरली मैं चीजों के बारे में डिस्कस ही नहीं कर रही हूं. मॉरली ऑब्वियसली आप जानते हो अगर बच्चे ने कोई हरकत की है, द पेरेंट्स विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ दैट चाइल्ड. ये मॉरल चीजें हैं, बट लॉ इज नॉट मॉरल्स. ओके, लॉ इज नॉट मॉरल्स. हम लोग यहाँ पे कानून की दुनिया देख रहे हैं और कानून की दुनिया अपनी ही दुनिया होती है. ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है. यहाँ पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियरली लॉ कहता है दैट इन्फेंट इज नॉट केपेबल टू बाइंड हिज पेरेंट्स इवन फॉर द नेसेसरीज. ओके, next point number next, that is point number 12. everyone please just stop chatting on the group. जो खत्म हो गया और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है हमें. एग्जाम्स आ रही है आप लोगों की.
Point number 12. Joint contract by minor and an adult. My dear friends, if there is a joint contract by the minor and an adult, then the adult will be liable, the minor will not be liable. जैसे देखो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है, ए और बी दो लोगों ने मिलकर एक प्रोमिसरी नोट बनाई है इन फेवर ऑफ सी. व्हाट इज अ प्रोमिसरी नोट? इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, वैसा ही. तो यहां पे आप प्रॉमिस करते हो कि हे सी, वी विल पे यू 5,000 रुपीज आफ्टर 10 days. किसने प्रॉमिस किया है? ए ने और बी ने. ए ने और बी ने प्रॉमिस किया है, मतलब वो लोग कौन है? जॉइंट प्रोमिसर्स है. और सी कौन है? सी इज द प्रोमिसी. बट देखो यहां पे ए मेजर है बट बी बालक है, बी इज अ माइनर. यहां पे मेजर ने माइनर के साथ एक वादा किया है सी को. क्या वादा किया? कि हे सी, 10 दिन बाद हम आपको 5,000 रुपए देंगे थ्रू अ प्रोमिसरी नोट. क्या ये प्रोमिसरी नोट वैलिड है? जी हां, इट इज अ वैलिड प्रोमिसरी नोट. अब 10 दिन हो गए, सी ए और बी के पास आता है. ए ने बी ने 2,500 रुपीज अगर दे दिए, क्या बात है. बट अगर बी पैसे देने से इनकार कर देता है, माय डियर फ्रेंड्स, सी हैज फुल राइट्स टू रिकवर द कंप्लीट अमाउंट फ्रॉम मिस्टर ए. पूरा का पूरा अमाउंट वो ए से रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज दिस प्रोमिसरी नोट इज अ वैलिड प्रोमिसरी नोट एंड they will have no rights against Mr. B. Why they will not have any rights against Mr. B? Because B is a minor. Because B is a minor and a minor is not liable on any contract. अगर वो पैसा दे देता है, क्या बात है. बट अगर उसने पैसा देने से इनकार कर दिया, लीगली आप कोई भी एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं ले सकते हैं. ठीक है. So if you all wish to, you can write down this example. अगला point. Minor as a surety. Minor as a surety. Everyone please stop chatting. I will just turn off the chats. Okay. सुनो मेरी बात. एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसमें क्या होता है, से फॉर एग्जांपल आपने बैंक से एक लोन लिया. ठीक है. अब बैंकर कह रहा है हम आपको लोन तभी देंगे जब मैम गारंटी लेती है. तो अब मैं बीच में आती हूं और मैं कहती हूं हे बैंकर, आप इस बच्चे को लोन दे दीजिए, आई एम टेकिंग द गारंटी दैट ही विल रीपे द लोन. और अगर इसने लोन रीपे नहीं किया ना, आई विल रीपे द लोन टू यू बैंकर. सो ये बैंकर, आपकी पोजीशन वैसे भी बहुत सेफ है. अगर बच्चा नहीं तो मैं इस लोन को रीपे कर दूंगी. हु एम आई? आई एम अ गारंटर. अब देखो आप कौन हो? यू आर अ डेटर. और बैंकर कौन है? बैंकर क्रेडिटर है जो आपको लोन दे रहा है. यहां पे इवन इफ यू आर अ माइनर, इट इज अलाउड. अ श्योरिटी मीन्स अ गारंटर can give guarantee on behalf of a minor debtor.
गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में माइनर जो है वो डेटर बन सकता है. Guarantor should be having the capacity to enter into a contract. Second last point, point number 14. Minor cannot be a shareholder of a company. ये हम लोग कंपनीज एक्ट में देखने वाले, आप समझने की कोशिश करो. Minor does not have the capacity to enter into a contract. If a minor does not have the capacity to enter into a contract, he cannot apply for the shares of the company. तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मेथड से माइनर कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है. और एक लास्ट पॉइंट है, एंड दैट इज लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स. व्हाट इज अ टॉर्ट? अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग. अ टॉर्ट is a civil wrong. So minor is liable for any civil wrong that he has done. तो कल जाके सपोज आप कुछ गुंडागर्दी करते हो, तोड़फोड़ करते हो, मारामारी करते हो, we can take an action against you. फिर हम नहीं सोचेंगे कि आप छोटे बच्चे हो. अगर आप सोसाइटी की शांति भंग कर रहे हो, you are big enough to also bear the consequences. You can be liable for the civil wrong that you have done. ठीक है? So these are the 15 points relating to a minor. Please ask me any doubts that you all have. Come on, fast, fast. Then we will move on to the next 2 points, that is sound mind and persons disqualified by law. Any doubts? Please ask me. जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोग सुनते नहीं हो क्या? जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, वाई ऑल वॉन्ट मी टू रिपीट द पॉइंट्स अगेन? अगर कुछ डाउट है तो पूछो यार. रिपीटिंग द पॉइंट्स इज नॉट पॉसिबल. यू कैन वॉच द लेक्चर अगेन. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आगे होगा, डोंट वरी. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा यू आर कंपेलिंग अ पर्सन टू परफॉर्म his part of the promise that he had promised under a contract. एक काम करो, लिख दो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब. लिखो, by the order of the court, by the order of the court, I'm telling you all what do you mean by specific performance. लिखो, by the order of the court you compel a person
You compel a person to perform his part. To perform his part. To perform his part under a contract. Under a contract. Under a contract that he undertook. That he undertook to discharge. That he undertook to discharge on entering the contract. On entering the contract. 15th पॉइंट ये कहता है कल जाके अगर माइनर ने कोई सिविल रॉन्ग किया है, सिविल रॉन्ग को लीगल लैंग्वेज में कहते हैं अ टॉर्ट, TORT, टॉर्ट. अ माइनर इज लायबल फॉर दिस सिविल रॉन्ग दैट ही हैज डन. ठीक है, ही कैन बी हेल्ड लायबल. ओके 11 पॉइंट यही चीज कह रहा था. इवन इफ यू आर अ माइनर, यू आर नॉट केपेबल ऑफ बाइंडिंग योर पेरेंट्स और योर गार्डियंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट. even if the contract is for necessary, still you cannot bind your parents. Okay, legally you are a different person and your parents are different persons, so one person cannot bind another person in a contract. ये legal चीज है. मैंने आपको पहले भी कहा था कानून की दुनिया अपनी दुनिया है ना, ये अपने खुद सपने सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है. Morally it may happen that for the acts of the child the parents are held liable, but legally it is not possible because a child is a different person and the child's parents are different persons in the eyes of law. ठीक है. Oh shit. चेक. मैं कब से बोली जा रही थी और माइक ही म्यूट पे था. आप लोग जानते हो
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए अ पर्सन शुड हैव द कॉन्ट्रैक्चुअल पावर्स. और कब आप में कॉन्ट्रैक्चुअल पावर्स होते हैं? व्हेन यू आर अ मेजर साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. कल और आज में हमने मेजर से रिलेटेड बहुत सारी बातें देखी है. आज हम लोग अगले हिस्से पे जा रहे हैं एंड दैट इज अ पर्सन हैविंग एन अनसाउंड माइंड. तो बहुत इजी है ये टॉपिक. इट विल टेक ओनली 2 minutes. A person who has an unsound mind, a person who has an unsound mind cannot enter into a contract. अब देखो, हो सकता है a person is permanently having an unsound mind. So basically, he's an idiot. He's mentally challenged. If that person is mentally challenged, such persons can never ever enter into a contract. But now there are certain persons जिनका माइंड टेम्परली साउंड होता है और जिनका माइंड टेम्परली अनसाउंड होता है. जैसे कि अ लूनाटिक और अ ड्रंकन पर्सन. तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ एपिलेप्टिक फीट्स. तो जब उसको वो फीट आया है, दैट टाइम हिज माइंड इज अनसाउंड. अदरवाइज दैट पर्सन इज हैविंग अ साउंड माइंड. ऐसे लोग जो होते हैं, these persons can enter into contracts when their mind is sound. And during the time when their mind is unsound, they cannot enter into valid contracts. Another example could be of a drunken person. So say for example, you are on high, okay? That time your mind is not sound, and because your mind is not sound, you cannot enter into a valid contract. So this is all about persons having unsound mind. Am I audible or no? I'm not able to understand. Okay, I am audible. ठीक है. तीसरी कैटेगरी के लोग हैं आर दोज पर्सन्स हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. तो कानून ने खुद क्या किया है? कुछ कैटेगरी के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से डिस्क्वालिफाई किया है. रोहित, आपका ध्यान नहीं था क्या? सेकंड पॉइंट क्या समझाया है मैंने? कौन सा सेकंड पॉइंट नहीं समझाया है मैंने? Person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind can make a contract when he is of sound mind. हाँ, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादा करके उसका माइंड अनसाउंड रहता है बट कभी कभी माइंड साउंड रहता है, ही कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन हिज माइंड इज साउंड. अगला पॉइंट उसका ऑपोजिट है. अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, अ ड्रंकन पर्सन. तो ऐसा नहीं होता आप बेवड़े ही हो दिन रात, यू आर ऑन हाई. समटाइम्स आपका बर्थडे है या 31st नाइट है या कुछ आपकी बहन की शादी है, दैट टाइम यू आर ड्रंक. Occasionally you are unsound mind, then you can enter into a contract when your mind is sound. So it means you cannot enter into a contract when you are having that unsound mind. Simple, रोहित. क्या नहीं आई बात समझ में इसमें? ओके, देखो थर्ड, लॉ मेकर ने कुछ ऐसे कैटेगरी के लोगों को नोटिफाई किया है जो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, जो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते. कौन है ये सारे लोग? लेट अस लुक इनटू दिस. Besides minor and persons having unsound mind, there are other persons who are disqualified from contracting, either partially
or wholly, so that contracts by such person are void. Void ab initio, matlab it is void right from the beginning. Okay, incapacity to contract may arise because of political status, corporate status, legal status, etc., etc. So following are the persons who do not have the capacity to enter into a contract, means they are disqualified from entering into a valid contract. कौन है ये लोग? सबसे पहला person is a foreign souvenir. Who is a foreign sovereign? A foreign sovereign is basically like a king of a particular nation. जैसे अभी भी कुछ कंट्रीज है जहां पे देर आर किंग्स हु आर रूलिंग द कंट्री, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ओके, और थाईलैंड. अब ऐसे लोग जो है, देयर पोजीशन इज ऑफ हाई डिग्निटी, एंड हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं लॉ में कि अगर इस किंग ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, वी विल sue हिम एंड वी विल रिकवर द डैमेजेस, बिकॉज इट विल बी अ डिसरिस्पेक्ट टू हिज पोजीशन. तो हमने कह दिया है ऐसे लोग डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर ही नहीं सकते हैं. अगर ये किंग्स को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अस ओनली थ्रू देयर एजेंट्स, सो दैट कल जाके अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती है, वी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दोज एजेंट्स. तो उनकी डिग्निटी की भी प्रोटेक्शन हमने की है, साथ ही साथ हमने हमारी पोजीशन को भी सिक्योर करने की कोशिश की है. स्ट्रेट अवे वी हैव डिस्क्वालिफाइड देम फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अंबेसडर्स मतलब राजदूत जो होते हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का पावर नहीं दिया है. सेम प्रिंसिपल्स एज अ फॉरेन सॉवरेन. नेक्स्ट, अलायन एनिमी. ओके, इन लोगों के साथ भी एनी कंट्री विच इज एट वॉर विथ इंडिया, ऐसे कंट्री के लोगों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते. गेटिंग दिस और नो? जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल पर्पस, अभी तक तो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, वी आर एट वॉर विथ चाइना. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने किसी चाइनीज के साथ किया है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विल बी void ab initio, because that person belongs to a country with which India is at war. Okay? आप लोग आंसर्स दे रहे हो क्या? नेक्स्ट, कॉरपोरेशंस. कॉरपोरेशंस के बारे में मैं आपको बताती हूं. दे आर नॉट, कॉरपोरेट्स जो होते हैं, they enter into contracts through their directors because they themselves don't have the capacity to enter into a contract. Why? Because they are an artificial person. अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं, बट खुद तो कैसे करेंगे? जैसे कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना. आपने कभी देखा है इन्फोसिस आई और कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया? इन्फोसिस नहीं आती, इन्फोसिस का डायरेक्टर आएगा और कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है. सो बेसिकली वो पार्शियल डिस्क्वालिफिकेशन है, कंप्लीट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है. और कॉन्विक्ट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्विक्ट मतलब कोई मुजरिम, उसको तो हम सजा दे रहे हैं, उसको हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए अलाव नहीं करेंगे. नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट पर्सन. जब तक अ पर्सन इज नॉट डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज इंसॉल्वेंसी, ही कैन नेवर एवर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट.
वो मैम ने सपोज किया ऑफिशियली अपना कोई वॉर नहीं है चाइना के साथ. हाँ, एग्जैक्टली, राइट. Right, guys. So these are the persons who are disqualified by law to enter into a contract. किसी ने पूछा है सजा के बाद कॉन्विक्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है? जी हाँ निशांत. सपोज से फॉर एग्जाम्पल जैसे सुब्रतो रॉय सहारा को 3 साल की जेल हुई थी, तो जब तक वो जेल में थे ही वॉज अ कॉन्विक्ट. ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इम्प्रिजनमेंट ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अब उनकी 3 साल की जेल की सजा खत्म हो चुकी है, अब वो बाहर आ चुके हैं, सो नाउ ही इज अलाउड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, नो प्रॉब्लम. है ना? सो यस, अ कॉन्विक्ट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वंस उसकी सजा खत्म हो जाए तो. ठीक है. क्या आप लोगों की मैथ्स की क्लास है आज? Do you all have your maths class today? Okay, economics class is over, so I can take lectures from 12 o'clock. अच्छा, मैं एक चीज कर सकती हूँ क्या? मुझे एक बेस्ट आइडिया आया है. सुनो ना, मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कंटिन्यू करती रहोगी और लाइव लेक्चर्स लेती रहोगी साइमल्टेनियसली. सुनो ना मेरी बात. यस मैम, 3 बजे है क्या क्लास? अच्छा सुनो ना, आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास खत्म हो गई, सो नाउ यू ओनली हैव 3 लेक्चर्स इन 1 डे. जी हाँ ना? सुनो ना, एक आइडिया आया है. मैं क्या कर सकती हूं? आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साइमल्टेनियसली में लेक्चर्स लेती रहोगी. क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूं कि कंपनीज एक्ट के साइमल्टेनियसली में लेक्चर्स प्ले करवा देती हूं? ओके, कंपनीज एक्ट कुछ 7 दिनों में खत्म हो जाता है, तो क्या होगा 7 डेज में आपका कंपनीज एक्ट भी होते रहेगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए मैं लाइव आती रहूंगी, तो आपकी बैच जो है वो जल्दी से खत्म हो जाएगी. ओनली इफ यू आर ओके विथ इट. क्या बोलते हो आप लोग? मुझे आपके ओपिनियन दो ना. क्योंकि अभी आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, मतलब हो गया है, आपका मैथ्स भी खत्म हो, मतलब अकाउंट्स भी खत्म हो गया है, सो यू हैव योर फुल डे फ्री. सिर्फ आपका मैथ्स है और लॉ है. सो व्हाट वी कैन डू इज ना, मैं लाइव तो ये पढ़ाती जाऊंगी और मंडे से वी विल ट्राई टू टेक 1.5 आवर और 2 आवर्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड साइमल्टेनियसली आपका 1-1 घंटे का कंपनीज एक्ट भी चलते रहेगा. तो क्या हो जाएगा, यू विल गेट मोर टाइम फॉर सेल्फ स्टडी एट होम. बेस्ट हो जाएगा. अरे सिर्फ कंपनीज एक्ट की बात कर रही हूं बेटा, 7 लेक्चर्स है कंपनीज एक्ट का, बाकी सब तो मैं लाइव ही पढ़ा रही हूं. आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सब कुछ लाइव ही तो होने वाला है ना. ऑल योर डाउट्स, डोंट वरी. कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम डाउट्स का क्या होगा? डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू. जब तक आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाली हूं. अभी तो मैंने आपको वादा किया है ना, तो डाउट्स के लिए तो हम लोग हर रोज मिलने ही वाले हैं. तो क्या करूंगी, सबसे पहले 15 मिनट आपके जो भी कंपनीज एक्ट के डाउट्स है वो मैं सॉल्व करूंगी, और फिर हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत करेंगे. सो डाउट्स विल बी सॉल्व, डोंट वरी. डोंट वरी अबाउट द डाउट्स.
ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपका लॉस होने दूंगी. आई वॉज जस्ट टेलिंग फॉर योर एडवांटेज, बिकॉज आपका जितने जल्दी पोर्शन कंप्लीट होगा उतने जल्दी आप सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दोगे, विच इज इंपॉर्टेंट ना. बिकॉज लॉ के लिए आपको क्या करना होता है, आपको लर्न भी करना होता है. सिर्फ समझ के बात नहीं चलेगी. जैसे इकोनॉमिक्स में आपने समझ लिया तो हो गई बात, वैसा नहीं है ना. लॉ के लिए आपको लर्न भी तो करना होता है. इसीलिए मैं बोल रही हूं, और कुछ नहीं. अच्छा चलो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं. एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड. मंडे से मैं कुछ 1-2 लेक्चर्स अपलोड कर देती हूँ, आप वो देख लो. आई एम 100% श्योर यू विल नॉट गेट एनी डाउट्स. अगर आपको लग रहा है फिर भी डिफिकल्ट है, नहीं मैनेज हो रहा है, तो फिर मैं एकदम एंड में तो कंपनीज एक्ट पढ़ाने वाली हूँ. वंस आई एम डन विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, फिर मेरा कंपनीज एक्ट की शुरुआत होती है, तब मैं आप लोगों को कंपनीज एक्ट पढ़ा दूंगी, है ना. लेट्स सी. हाँ ऑब्वियसली एक एक लेक्चर ही मैं डेली अपलोड करूंगी. मंडे से मैं उसकी शुरुआत कर दूंगी. तो मंडे से क्या करूंगी मैं, एक लेक्चर लाइव रहेगा और एक कंपनीज एक्ट का अपलोड होते जाएगा. अगले दिन जब मैं लाइव आऊंगी, फर्स्ट आई विल रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट, देन आई विल स्टार्ट विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो यू नीड नॉट वरी, डाउट वाइज एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड. और उन लेक्चर्स में मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई है, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी काफी अच्छे से होगी. ठीक है, 1-2 दिन देखते हैं हाउ इट वर्क्स. इफ यू फील इट इज नॉट वर्किंग, फिर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, फिर कंपनीज एक्ट में पढ़ा लोगी आप लोगों को. ठीक है, चलो आ जाइए. यस ऋतुजा, वो लेक्चर्स रेगुलर बैच के, इसलिए तो मैं आपको कह रही हूं कि आप लोगों को कोई डाउट आएगा ही नहीं. रेगुलर बैच के लेक्चर्स है विथ ऑल द अमेंडमेंट्स, एवरीथिंग इज कवर्ड. और उसमें राइटिंग प्रैक्टिस भी है, बिकॉज इट्स अ रेगुलर बैच ना, तो एकदम डिटेल में पढ़ाया है, सिखाया है. इसलिए तो मैं कह रही हूं कि नहीं तो मैं कंपनीज एक्ट का लेक्चर कभी भी अपलोड नहीं करवाती प्री रिकॉर्डेड. इतनी तो मुझे भी समझ है इन चीजों की, है ना. कैमरा शिफ्ट हो गया है, ये मेरी मैडम शिफ्ट करके गई है, जियाना. ओके check check check. ओके, फ्री कंसेंट, 5 ही मिनट बचे हैं. देखो आप लोग जानते हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए लगता है क्या, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. कंसेंट फ्री कब नहीं होता है, when it is caused either by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. हम शुरू करने जा रहे हैं with the first point and that is coercion. कोएशन में अगर आपको याद होगा, मैंने एग्जाम्पल दिया था नाना पाटेकर एंड आरके. यहां पे क्या हुआ था, यहां पे कुछ ऐसा हुआ था कि गन पॉइंट पे नाना पाटेकर ने आरके को कहा कि मुझे 20 लाख रुपए दो एंड आई एम नॉट गोइंग टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट. अब ऐसे केस में ऑब्वियसली बात है, जान से ज्यादा तो 20 लाख रुपए है नहीं, तो आरके ने ये 20 लाख रुपए जो है वो दे दिए टू नाना पाटेकर विदाउट इवन आस्किंग फॉर इंटरेस्ट. अब यहां पे देखो क्या हुआ है, यहां पे जरूर आरके ने हां बोला है, बट उनका कंसेंट फ्री नहीं है. हिज कंसेंट हैज बीन कॉज्ड बाय कोअर्शन. हिज कंसेंट हैज बीन कॉज्ड बाय कोअर्शन.
कोercion में क्या होता है? देयर इज अ फिजिकल प्रेशर. कोercion में क्या होता है? देयर इज अ फिजिकल प्रेशर. ये एग्जाम्पल का पीपीटी में लाती हूं आपकी आंखों के सामने, तो आपको याद आ जाएगा. कोercion में क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स? देयर इज अ फिजिकल प्रेशर. व्हाट आर यू डूइंग? you are either applying or you are threatening to apply. You are either applying or you are threatening to apply against a particular person to cause a harm, or you want to detain the property of some person, which is obviously against the interest of that person. So you are either applying or you are threatening to apply, okay, any harm to a particular person or harm to the property of that particular person. और आप जो काम करने जा रहे हो, this act is basically forbidden by the Indian Penal Code. इसी को कहते हैं as coercion. कोई भी contract which is entered under coercion is considered as voidable at the option of the aggrieved party. Such a contract is considered as voidable at the option of the aggrieved party. Who is the aggrieved party? Aggrieved party वो पार्टी है जिसके साथ गलत हुआ है. ओके, अगर वो पार्टी एक्शन लेती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, बट अगर वो पार्टी चुप रहती है, दैट कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बिकम वॉइड at the option of one party but not at the option of the other party is known as a voidable contract. Is known as a what? Come on, tell me. Voidable contract is known as a voidable contract. एक बार ऐसे ही हुआ था, that a husband threatened his wife that he will commit suicide if the wife does not transfer certain property in his name. तो अब यहां पे हस्बैंड थ्रेटन कर रहा है वाइफ को, किसी और की जान लेने के लिए नहीं, खुद की जान लेने के लिए, अगर वाइफ ने उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, कमिटिंग सुसाइड इज ऑल्सो अ ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड. दिस केस वाज सेट असाइड अंडर कोercion. Why? Because coercion is forbidden by the Indian Penal Code, and the threat to commit suicide amounts to coercion under the Indian Contract Act 1872. Getting this or no, my dear friends? हाँ, देखो किसी ने पूछा है, राशि पूछ रही मैम, अग्रीव पार्टी अगर साइलेंट रहती है तो क्या? इफ द अग्रीव पार्टी रिमेन्स साइलेंट, द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन द आईज ऑफ लॉ. अगर हमने आपको लीगल एक्शन ऑप्शन दिया है, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन देने का ऑप्शन दिया है, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज इट, तो इसमें प्रॉब्लम लॉ मेकर का नहीं, इसमें प्रॉब्लम आपका है. ओके मैं वापस से कह रही हूं प्रिया राशि के लिए, अगर पार्टी जो है वो चुप रहती है, द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो गाइस? यस. तो अब बाकी सारी चीजें हम करेंगे कल. टुमारो वी विल स्टार्ट अ लिटिल अर्ली. ओके, so say tomorrow we will start the class by 12 in the afternoon. मतलब 12 in the noon. 12 o'clock in the noon we will start the class, and I'll take up the class till the time you are ready to take the class. Okay? So thank you all so much. See you all tomorrow. Bye bye.